फाइनली मे 26 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। एंड भाई साहब, आईसीआई ने जिस लेवल के पेपर इस एग्जाम में पूछे, मेरी पूरी सीए जर्नी में जितने भी पेपर मैंने एनालाइज करे, उन सभी पेपर्स में से सबसे डिफिकल्ट पेपर आईसीआई ने मे 26 में पूछे। हमें लग रहा था कि जैन 26 एग्जाम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन मे 26 में आईसीआई ने जो नेक्स्ट लेवल सेट कर दिया है, उसके बाद लग रहा है कि नवंबर 26 में बहुत अच्छे से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यही सभी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि मे 26 एग्जाम का रिव्यू क्या था, किस तरह के पेपर स्टूडेंट्स के गए हैं, कितने ग्रेस मार्क्स आपको एक्सपेक्टेड है कौन कौन से सब्जेक्ट में, एंड लास्ट में बात करेंगे अगर आप नवंबर 26 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि नवंबर 26 में भी अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो इस तरह के डिफिकल्ट पेपर को हम मैनेज कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे मे 26 के पेपर रिव्यू डिस्कशन में, जहां पर रिव्यू के साथ साथ ग्रेस मार्क्स एंड लर्निंग सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले आईसीआई से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पेपर डिफिकल्ट बनाने, तो सीए स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट पेपर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट पेपर के अंदर जो आपने मिस्टेक्स करी है, एम्बिग्विटीज करी है और कंफ्यूजन क्रिएट करा है, उसकी वजह से जो टाइम वेस्ट होता है आपके एग्जाम के अंदर, उन पे आप थोड़ा सा काम करिए। अगर आप नया पेपर बना रहे हैं, डिफिकल्ट पेपर बना रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इंश्योर करिए कि आपके पेपर के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है उनका इंटरप्रिटेशन क्लियर हो, ताकि एग्जाम के अंदर स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो, उसको ना लगे कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर बन सकते हैं। क्योंकि जब आपका मॉडल आंसर आता है वहां पर तो आप अल्टरनेटिव कंसिडर कर लेते हो, लेकिन जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स में भी पूरे मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, डिफिकल्ट पेपर से प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट पेपर आप बना सकते हो, आपका हक है डिफिकल्ट पेपर बनाना, स्टडी मैट में कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट इतनी सी चीज इंश्योर करिए कि पेपर के अंदर एम्बिग्विटी ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। हम आपके साथ सभी पेपर के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन थी, एम्बिग्विटी थी, जो भी आईसीआई ने कंफ्यूजन क्रिएट किए थे, सभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आईबीएस के जितने भी ऑब्जर्वेशन है आपके साथ शेयर कर दिए थे, अराउंड 7 एमसीक्यू में प्रॉब्लम था। एएफएम के अंदर के जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि हम आईसीआई को मेल कर सके, इन्फॉर्म कर सके, एंड ये सभी ऑब्जर्वेशन मॉडल आंसर में इनकॉर्पोरेट करे जा सके। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक करते स्टार्ट करते पेपर रिव्यू डिस्कशन से। सबसे पहला पेपर था आपके एफआर का। एफआर के एमसीक्यू डिफिकल्ट लेवल पर आईसीआई ने पूछे थे। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, कुछ आपके सिलेक्टिव नए क्वेश्चन आईसीआई ने पूछे थे, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। आप पूरे पेपर को 3 घंटे में अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए आपके एफआर का लेवल यहां पर एवरेज था। एफआर के पेपर तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 4 मई को आपने एएफएम का पेपर कंडक्ट कराए, अगर किसी स्टूडेंट ने एमसीक्यू से स्टार्ट करा होगा तो एमसीक्यू उसको डिफिकल्ट लगे, और जिस स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करा होगा उसने तो वहीं पर अपनी होप खो दी होगी। इस तरह के कंसेप्ट हमने यहां पर पूछे। आपने यहां पर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिए, बहुत सारे ऐसे मेथड के नाम यूज कर लिए जिनका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टूडेंट को अगर आप उसका नाम नहीं मेंशन करते तो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, लेकिन जैसे आपने कोई नया नाम मेंशन कर दिया तो स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या यहां पर अप्रोच होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे इशू हैं। तो एएफएम के अंदर भी बहुत सारी एम्बिग्विटीज है, जहां पर आईसीआई ने इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग दी है, कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एएफएम का डिस्क्रिप्टिव पेपर आउट ऑफ बॉक्स था। कुछ क्वेश्चन स्टडी मैट से थे, तो अगर आपको लग रहा है कि सर स्टडी मैट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो स्टडी मैट से क्वेश्चन आए हैं। जब हम लोग एएफएम का पेपर डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अराउंड 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टडी मैट से आए थे। कौन से क्वेश्चन थे सर, कौन सा इनका रेफरेंस था, रेफरेंस के साथ बात करेंगे। इस सेशन में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, एएफएम के सेपरेट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एएफएम के अंदर डिस्क्रिप्टिव में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स थे, पेपर आपका फुल्ली आउट ऑफ बॉक्स था। मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के अंदर जो आपके ऑल इंडिया रैंक 1 के भी बन सकते, वो मैक्सिमम आपके 50 के लाइन में ही बनेंगे। किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम्पशन आना इस पेपर के अंदर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगी, कितने ग्रेस मार्क्स मिलेगी तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स पेपर के अंदर एक ही प्रॉब्लम होता है, जब आप पेपर आउट ऑफ बॉक्स पूछ लेते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो जो आज से पहले कभी नहीं पूछे, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है और जिस स्टूडेंट ने बहुत कम प्रिपरेशन करी है, दोनों स्टूडेंट सेम लेवल पर आ जाते हैं, एंड देन आप पास कराने के लिए उनको 5 मार्क्स 10 मार्क्स की ग्रेस देते हो। तो जिसने प्रिपरेशन मन से करी है तो वो भी आपके सेम लेवल पर आ चुका है, उसके एफर्ट्स का उसको वहां पर आउटपुट
आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स में यही सिंपल सा प्रॉब्लम होता है कि सभी स्टूडेंट सेम लेवल पर आते हैं और इन आउट ऑफ द बॉक्स पेपर में आप देखोगे बहुत ही कम स्टूडेंट फेल होंगे। आप देखोगे मैक्सिमम स्टूडेंट के इस पेपर के अंदर 40 मार्क्स बनने वाले हैं। तो ये जो आपका आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पास होंगे क्योंकि आईसीआई ग्रेड से इतना ज्यादा देगा ताकि सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। लेकिन इसका जो नेक्स्ट इंपैक्ट आने वाला था आपके रिमेनिंग पेपर पर, तो यहां पर आपको केवल कंसेप्ट पर आईसीआई ने टेस्ट नहीं करा है, आपके मेंटल गेम को भी यहां पर आईसीआई ने टेस्ट कर लिया है। तो अगर एएफएम के पेपर को देखकर आप नाराज हो गए थे, अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, बाकी पेपर अगर आपने बिगाड़ लिए तो आपका May 26 का एग्जाम बिगड़ा होगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने एएफएम के पेपर के बाद भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा, बाकी अपने पेपर के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दिया है, वो स्टूडेंट अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। एंड आउट ऑफ द बॉक्स पेपर के अंदर जनरली स्टूडेंट बहुत कम फेल होते हैं, लेकिन यहां पर जो आपके बाकी पेपर्स होते हैं वहां पर आपके एग्रीगेट नहीं बन पाते और एग्रीगेट नहीं बनने की वजह से आपके पेपर के अंदर एग्जाम क्लियर नहीं होता। ऑडिट का पेपर जो था एमसीक्यू डिफिकल्ट थे, डिस्क्रिप्टिव यहां पर एवरेज आईसीआई ने पूछा, ओवरऑल यहां पर एवरेज आपका लेवल था। डीटी के पेपर में एमसीक्यू आपके इजी आ गए, डिस्क्रिप्टिव अगेन यहां पर एवरेज था, ओवरऑल भी यहां पर एवरेज पेपर था। आईडीटी के पेपर के अंदर आपने एमसीक्यू तो एवरेज पूछ लिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 ही आपने ऐसा क्रिएट किया, इतने सारे एडजस्टमेंट कि स्टूडेंट उसको 3 आवर्स में सॉल्व भी नहीं कर सकता, उसके बाद इतनी ज्यादा एम्बिग्विटी। आईडीटी के पेपर में भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, आईडीटी की ऑब्जर्वेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर स्टूडेंट को एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन लग सकता है और एग्जाम के 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, मल्टीपल अल्टरनेटिव है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है और कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो पेपर यहां पर आईडीटी का डिफिकल्ट था। आईबीएस का तो आपने लेवल ही सेट कर रखा है कि सेकंड ग्रुप स्टूडेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। एमसीक्यू भी डिफिकल्ट थे, डिस्क्रिप्टिव भी डिफिकल्ट थे। एमसीक्यू के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में पूछते, वो आपने एमसीक्यू में पूछ लिए। अब 2 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए स्टूडेंट को 15 मिनट की कैलकुलेशन करनी है। अगर करेक्ट कैलकुलेशन करता है और इनकरेक्ट कैलकुलेशन करी तो वो 15 मिनट भी उसके खराब हो जाएंगे। तो अगर आप डिफिकल्ट पेपर बना रहे हो, केवल एक चीज को एंश्योर करो कि पेपर ज्यादा लेंथी ना बने, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए। जो 3 आवर्स का पेपर है, 4 आवर्स का पेपर है, उसको सॉल्व करने में 2x टाइम लग रहा है। तो इस तरह के पेपर स्टूडेंट के लिए सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता है। एंड कोई भी सॉल्व कर रहा हो, अगर एग्जामिनर खुद सॉल्व कर रहा हो तो वो भी खुद इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपका आईबीएस का पेपर भी डिफिकल्ट था। अब सर किन किन पेपर में ग्रेस मिल सकती है, तो ग्रेस आपके लास्ट एग्जाम में आईसीआई ने 0 मार्क्स की दी है। तो Jan 26 एग्जाम की हमने कॉपीज जब आपके साथ रिव्यू करी थी, आपके साथ रिव्यू एनालिसिस शेयर किया था, तो Jan 26 एग्जाम के अंदर भी एएफएम का पेपर डिफिकल्ट था, आईजीटी का डिफिकल्ट था, आईबीएस का डिफिकल्ट था। 0 मार्क्स का ग्रेस आईसीआई ने दिया है। ग्रेस ना देने का रीजन आईसीआई का सिंपल है, आईसीआई को रिजल्ट मेंटेन करना है। तो आईसीआई ने पहले 3 अटेम्प्ट के अंदर बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस कर लिए थे, तो इसीलिए आईसीआई ने 3 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट के अंदर आए हैं और रिजल्ट मेंटेन करने के लिए ग्रेस नहीं दी है। अगर ये ग्रेस देते तो रिजल्ट आपका बढ़ जाता, बट आईसीआई को रिजल्ट मेंटेन करना था। अब यहां पर तीनों पेपर डिफिकल्ट थे। Jan 26 में 0 ग्रेस मिला, तो क्या सर May 26 में भी 0 ग्रेस मिलेगा? अगर May 26 में आपने 0 ग्रेस दिया तो आपका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम आएगा। केवल और केवल 1000 बच्चे सीए बन सकते हैं या फिर 800 बच्चे सीए बन सकते हैं। 1000 से ज्यादा सीए बच्चे नहीं बन पाएंगे अगर ग्रेस नहीं देते हो। तो ग्रेस के बिना रिजल्ट हमारा 1% के आसपास आएगा। तो आईसीआई इस बार ग्रेस देगा और ग्रेस आपको एएफएम के अंदर तो शॉर्ट मिलने वाला है। अगर ग्रेस ही नहीं दिया तो एएफएम के अंदर केवल 100-200 बच्चे पास हो पाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से एएफएम को प्रिपेयर किया था, या फिर जिनका एएफएम पहले एग्जाम था, केवल वही बच्चे क्लियर कर पाएंगे। तो आपको ग्रेस तो मिलने वाला है, कितना ग्रेस मिलेगा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एएफएम के अंदर 6 to 10 मार्क्स का आपको मिनिमम ग्रेस मिलना चाहिए, तभी जाके रिजल्ट बनेगा। अगर ग्रेस नहीं दिया तो कोई भी बच्चा पास नहीं होगा। जिनके एग्जामिनेशन पुरानी चलती आ रही वही बच्चे पास होंगे, बहुत ही कम रिजल्ट आएगा, बहुत ही ज्यादा इंस्टीट्यूट पर प्रेशर बनेगा। तो अगर ग्रेस नहीं देता है तो बहुत ही एक्सेप्शनल टाइप का रिजल्ट हो सकता है। तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि एएफएम के अंदर ग्रेस मिलने वाला है। अब आईडीटी के अंदर 2 से 4 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में भी पेपर डिफिकल्ट था, 0 ग्रेस आईसीआई ने दिया था। तो इस बार भी आईसीआई ज्यादा ग्रेस नहीं देगा, 2 से 4 मार्क्स का मैक्सिमम ग्रेस दे सकता है। आईबीएस के केस में भी सेम चीज अप्लाई होती है। तो आईडीटी और आईबीएस लास्ट अटेम्प्ट में भी डिफिकल्ट थे, 0 ग्रेस दिया, इस बार भी डिफिकल्ट है, तो मैक्सिमम 2 से 4 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है। या फिर आईसीआई अगेन रिजल्ट मेंटेन करने के लिए इस बार ग्रेस ना दे, लेकिन एएफएम के अंदर ग्रेस मिलना तो बिल्कुल पॉसिबल है और आपको एएफएम में ग्रेस मिलने भी वाला है। ग्रेस मार्क्स को लेकर ज्यादा डिस्कस करने का बेनिफिट नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। बट इन केस आपके एएफएम के अंदर 30 से 35 मार्क्स के बीच मार्क्स बन रहे हैं तो आपके हाई चांसेस है कि आप पेपर क्लियर कर जाओगे। और अगर किसी और पेपर में एग्जाम्पशन है फिर तो आपका इजीली ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा।
लास्ट बात करते कि सर अब ये सब बातें तो मई 26 की हो गई कि मई 26 में कैसे पेपर आए थे, हमारे एग्जाम नवंबर 26 में, नवंबर 26 में ऐसी क्या चीजों पर फोकस करें कि डिफिकल्ट पेपर को भी हम लोग मैनेज कर सके। 4 पॉइंट पर फोकस कर लो। जितनी प्रिपरेशन आपने अभी कर रखी है ये प्रिपरेशन आपकी सफिशिएंट हो जाएगी अगर इन 4 पॉइंट पर आपने फोकस करा है। इजीली नवंबर 26 के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, चाहे मई 26 जैसे पेपर आ जाए या फिर इससे डिफिकल्ट पेपर बन जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी चीज छोड़कर नहीं जानी है। एएफएम का बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट शार्प, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, ब्लैक शोल मॉडल दोनों ही पार्ट छोड़कर जाते थे। आईसीआई ने दोनों पार्ट पूछ लिए। तो आईसीआई पेपर डिफिकल्ट करने के लिए क्या चीज कर रहा है, जो टॉपिक स्टूडेंट छोड़कर जाता है वही टॉपिक एग्जाम में पूछ लो। तो आपने कोर्स के अंदर भी पूछा है और ऐसे टॉपिक पूछे जो स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे तो लास्ट पेपर कैसे कवर करेंगे, और जो चीज लास्ट पेपर नहीं पड़ी वो एग्जाम में नहीं कवर कर पाओगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पड़ेंगे। जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपका जो रिवाइज करने का टाइम है ये कम होता जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो मल्टीपल रिवीजन करोगे, लास्ट पेपर सब कुछ चीजें आप रिवाइज कर पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, रिवीजन के अंदर सेम टाइप के क्वेश्चन, इजी टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेट करते जाओ, और जो नए नए कंसेप्ट है इस तरह से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। एएफएम के केस में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बना रखी है। अब इसका नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर हमने उन कंसेप्ट को कवर करा है, उन क्वेश्चन को कवर करा है जिसके थ्रू एएफएम के 100% कंसेप्ट कवर होते हैं। अराउंड 120 क्वेश्चन है, हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। ये लिस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है, 120 क्वेश्चन ही हमेशा इस लिस्ट के अंदर रहते हैं। इनको आपने प्रैक्टिस कर रखा है, सभी कंसेप्ट आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब ये 120 क्वेश्चंस के लिए हमने नई प्रिपेयर नहीं करी है, हमने 1 साल पहले ये लिस्ट शेयर कर दी थी, सेम लिस्ट चलती आ रही है। एंड इस लिस्ट के अंदर हमने सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन कवर कर रखे। तो यहां पर आपको शार्प ऑप्टिमम का क्वेश्चन भी मिल जाता और ब्लैक शोल का क्वेश्चन भी मिल जाता, एंड हमने इनको आपके साथ डिस्कस भी किए थे रिवीजन सेशन के अंदर। ठीक है, तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, आपको अपने कंटेंट को कंसाइज करना है। अब कंटेंट को कंसाइज करने के लिए कंसेप्ट मत छोड़ो, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है, रिपीटेशन है, इनको रिड्यूस करो ताकि आपका कंटेंट लिमिटेड हो जाए और 1.5 डेज में रिवाइज कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसेप्ट पर तो आपको फोकस करना ही है, और अभी तक आप कंसेप्ट पर फोकस करते आ रहे थे। इनकी एप्लीकेशन पर ध्यान दो कि सर ये कंसेप्ट कहां कहां पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आईसीआई ने एप्लीकेशन पर फोकस करा है। जब नए क्वेश्चन बनते तो कंसेप्ट सेम रहता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन आईसीआई चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो आपका नॉमिनल रेट का, रियल रेट का कंसेप्ट था, आईसीआई अप्लाई करता था आपके कैपिटल बजटिंग के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जैसे आईसीआई ने नॉमिनल और रियल का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया बॉन्ड्स के अंदर, तो वहां पर आपके लिए कंसेप्ट और क्वेश्चन नया बन गया। तो कंसेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन पर आपको फोकस करना है। अब सर एप्लीकेशन पर फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना है, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आपके लिए यूट्यूब पर एक सीरीज लेकर आने वाले जहां पर कंसेप्ट तो हम समझेंगे और कंसेप्ट के जितने भी पॉसिबल एप्लीकेशन है इन पर अच्छे से फोकस करेंगे। तो यहां पर आपके साथ हम लोग हेल्प करने के लिए एएफएम और आईबीएस दोनों के लिए यूट्यूब पर सीरीज लेकर आने वाले, जिसके लिए हम लोग सेपरेट अनाउंसमेंट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमें न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो न्यू क्वेश्चन के लिए क्या हम लोग चैट जीपीटी पर चले जाए, जेमिनी पर चले जाए और उन्हें बोले कि नए नए क्वेश्चन क्रिएट करो? तो इस तरह की मिस्टेक मत करना कि नए क्वेश्चन के चक्कर में आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आईसीआई पूछता है, उन पर आप फोकस ना करो। तो नए क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने, लेकिन कहां से प्रैक्टिस करने, जो आपके पास्ट ईयर के आरटीपीज है, एमटीपीज है और जो आपके पास्ट ईयर के पेपर है, यहीं से आपको प्रैक्टिस करने। क्योंकि इस एग्जाम के अंदर भी आईसीआई ने कुछ 2011 के, 2013 के क्वेश्चन को रिपीट कराए। तो अगर वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपके नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कोई भी एआई टूल का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एआई का यूज करने जाओगे फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। पूरा समुद्र पड़ा है, पूरे समुद्र में आप तैरते रहोगे लेकिन आपको आपका किनारा नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर्ड वे में नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब कौन से नए क्वेश्चन है, तो ये नए क्वेश्चन भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो लास्ट 10 ईयर के अंदर जितने भी नए क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी में और स्टडी मैट के अंदर नहीं है, ये आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे और यूट्यूब पर सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो आपकी अभी तक की जितनी प्रिपरेशन है उसके साथ साथ ये कर लोगे तो एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी आप हो जाओगे। लास्ट पॉइंट है कि राइटिंग स्पीड पर तो काम करना ही करना है। इस बार के जो आपने एफआर का और आईबीएस का पेपर देखा होगा, इतना लेंथी पेपर है, 4-5 घंटे के अंदर भी सॉल्व नहीं होगा। तो राइटिंग स्पीड जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। अगर 100 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ तो किस तरह से आप 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स लेकर आ पाओगे? तो इसीलिए राइटिंग स्पीड पर काम करना है। सर कैसे काम करेंगे? राइटिंग स्पीड पर काम करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लिखने और मॉक टेस्ट के अंदर स्पेसिफिकली राइटिंग स्पीड पर
काम करना। थोड़ी बहुत राइटिंग ऊपर नीचे होगी चलेगा, लेकिन वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, एक एक लाइन छोड़कर लिखना और फास्ट लिखना, ताकि पेपर आपका अच्छे से कंप्लीट हो पाए। सभी बातों पर ध्यान रखिए। अगर आपको सभी पेपर के ऑब्जर्वेशन जहां पर आईसीआई ने एम्बिग्विटी करी है, मिस्टेक करी है, उनकी डिटेल लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट ड्रॉप कर दीजिए एंड सभी सब्जेक्ट के डिटेल ऑब्जर्वेशन हम शेयर कर देंगे, आईसीआई को मेल कर देंगे ताकि मॉडल आंसर में ये कंसीडर कर लिया जाए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड एक और इंपॉर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस एग्जाम के अंदर हमारे कोई रिसोर्सेज यूज करे थे, उनसे एग्जाम में अगर आपको बेनिफिट मिला है तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि क्या चीज हमने सही करी और क्या चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।